जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के 5th चैप्टर अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, किसी कण की साम्यावस्था, यांत्रिकी के सामान्य बल, वृत्तीय गति और इनका अभ्यास प्रश्न। विस्थापन, वेग, त्वरण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक समान वेग एवं असमान वेग को समझा था। एक समान वेग अर्थात समान समय में समान दूरी या विस्थापन होना, इसमें त्वरण शून्य होता है। असामान्य वेग में त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। सामान्यतः जब हम अपने वाहन अर्थात व्हीकल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो एक समान वेग से नहीं चल पाते हैं। कहीं पर हमें वेग कम करना पड़ता है, कहीं पर हमें वेग ज़्यादा करना पड़ता है। यह निर्भर करता है कि वहाँ पर सड़क और ट्रैफिक कैसे हैं। जब हम अपने वेग को कम ज़्यादा करते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है। यह वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। हमने त्वरण तक पिछले अध्याय में अध्ययन कर लिया था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि त्वरण क्यों उत्पन्न होता है या वेग में क्यों परिवर्तन होता है। इसका कारण है बल। त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है। धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में या गत्य अवस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल विराम अवस्था की वस्तु को गत्य अवस्था में ला देता है। जैसे मैदान में रखी गेंद को मारा जाता है तो वह मैदान में लुढ़कने लगती है। साइकिल के पहिए पर पैडल के द्वारा बल लगाने पर वह घूमने लगता है इत्यादि। बल गत्य अवस्था में परिवर्तन कर देता है। चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाने से वह रुक जाती है। कार पर त्वरक द्वारा बल लगाने पर उसकी गति धीमी या तेज हो जाती है। बल गति की दिशा को बदल देता है। रस्सी के एक सिरे पर पत्थर के टुकड़े को बांधकर दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर घुमाने पर पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन, छत से लटकते हुए तार पर भार लटकाने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। गेंद को दबाने पर वह चिपक जाती है अर्थात उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु एक भौतिकविद थे जिनका मानना था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में अगर कोई गेंद पड़ी हुई है तो वह तब तक वहीं पर पड़ी रहेगी या वहीं पर रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाए अर्थात उसे उठाए या उस पर किक ना मारे। यह तथ्य उनका सत्य था। दूसरा तथ्य उनका था कि किसी वस्तु को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इस कथन पर बहुत से भौतिकविदों ने विचार किया। गैलीलियो ने इसमें अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल
ना लगाया जाए। अरस्तु का यह जो दूसरा तथ्य था कि किसी वस्तु को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, यह हमें सत्य प्रतीत होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। कोई गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, परंतु हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई वस्तु स्वतः रुक जाती है। उसका कारण होता है कि उस पर जो विरोधी बल जो लग रहे हैं, जैसे घर्षण बल या वायु का बल या वायु का प्रतिरोधी बल, इन बलों के कारण चलती हुई वस्तु रुकती है। किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी ब्राह्म अवस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाता है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसके वेग को एक समान बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। जड़त्व की माप किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। जड़त्व के प्रकार, काइंड्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ब्राह्म जड़त्व, नंबर 2 गतिक जड़त्व या गति का जड़त्व, नंबर 3 दिशा का जड़त्व। ब्राह्म जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी वस्तु के उस गुण को उसके जिसके कारण वह स्वतः अपनी ब्राह्म की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, ब्राह्म का जड़त्व कहलाता है। बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं। बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग बस के साथ गति अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग ब्राह्म के जड़त्व के कारण ब्राह्म अवस्था में ही रहता है, अतः व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटका देने पर उसमें लगे धूल के कण गिरने लगते हैं। कंबल के जिस भाग पर छड़ी पड़ती है वो भाग गति अवस्था में आ जाता है, जबकि धूल के कण ब्राह्म के जड़त्व के कारण ब्राह्म अवस्था में ही रहते हैं, अतः नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर उसकी डालियां गति अवस्था में आ जाती हैं, किंतु फल ब्राह्म के जड़त्व के कारण ब्राह्म अवस्था में ही रहते हैं, अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, गति का जड़त्व कहलाता है। अर्थात वस्तु स्वतः अपनी गति में परिवर्तन नहीं करती। चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जब बस को एकाएक रोका जाता है तो बस के साथ यात्री के कमर के नीचे का भाग ब्राह्म अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण गत्य अवस्था में ही रहता है, अतः यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है। कूदने से पहले दौड़ने से खिलाड़ी का पूरा शरीर
गत्य अवस्था में आ जाता है, अतः गति के जड़त्व के कारण उससे अधिक दूरी तक कूदना आसान होता है। दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसकी दिशा का जड़त्व कहते हैं। जब कोई बस वृत्तीय पथ पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है। इसका कारण यह है कि मोड़ पर बस तो मुड़ जाती है, किंतु यात्री के शरीर का ऊपरी भाग दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है, अतः उसे केंद्र के बाहर की ओर एक बल अनुभव होता है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर आइजक न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व संबंधी कार्य को आगे बढ़ाते हुए वस्तु की गति का विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया और उन्होंने गति विषयक 3 नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। पहला भाग ब्राह्म के जड़त्व से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु अपनी ब्राह्म अवस्था अर्थात स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे हम दैनिक जीवन में आसानी से देख सकते हैं। किसी कमरे में रखी हुई वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, अलमारियां इत्यादि उसी कमरे में अपने स्थान पर ही रहेंगे जब तक कोई व्यक्ति अर्थात बाह्य बल उन्हें ना हटाए। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। यह नियम बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु ब्राह्म अवस्था में अथवा एक समान गत्य अवस्था में रहनी चाहिए। बशर्ते है कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। किसी वस्तु द्वारा स्वतः ही अपनी ब्राह्म अवस्था अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन कर सकने में असमर्थता को उसका जड़त्व कहते हैं। अतः न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। यही कारण है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। संवेग अर्थात मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग
इक्वल टू बराबर द्रव्यमान। इस समीकरण से हम समझ रहे हैं कि संवेग तभी होगा जब वस्तु में वेग हो। यदि वेग शून्य होगा तब संवेग शून्य। इस बात को हम याद रखते हैं कि संवेग होने के लिए वेग होना जरूरी है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वेग v हो तो संवेग p बराबर m v। यह है संवेग का समीकरण। दो वस्तुएं जिनके वेग एक समान हैं तो हल्की वस्तु का संवेग कम और भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। इस बात को हम प्रूफ करें। मान लो दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 हैं। m1 जो है वो ग्रेटर द्रव्यमान है m2 से, मतलब m1 का द्रव्यमान ज्यादा है m2 से। यदि वेग समान हो तो वेग दोनों के समान है, तब हम यहां पर देखेंगे पहली वस्तु का संवेग p1 इक्वल टू m1, दूसरी वस्तु का संवेग p2 बराबर m2u। इन दोनों समीकरण को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा p1 अपॉन p2 इक्वल टू m1 v अपॉन m2 v। v से v कैंसिल हो जाएगी। p1 डिवाइडेड बाय p2 इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2। यदि m1 ग्रेटर देन m2 हो तो p1 ग्रेटर देन p2 होगा। अर्थात दो वस्तुएं एक समान वेग से गतिमान हैं तो हल्की वस्तु का संवेग कम और भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती बल, इसे हम लिख सकते हैं बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन। यदि m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय में उसका वेग v हो तो प्रारंभिक संवेग
P1 इज इक्वल टू mu, अंतिम संवेग P2 इज इक्वल टू mv। संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1, इसे हम लिखेंगे डेल P इज इक्वल टू mv माइनस mu। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा हमारा v माइनस u। पुनः बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन, डेल टी टाइम में संवेग में परिवर्तन डेल टी है। यहाँ से F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अर्थात समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के यहाँ पर हम लिखेंगे के डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू के एम V1 माइनस U divided by del t। V1 minus V2 is known as change in velocity अर्थात वेग में परिवर्तन k is equal to m del v upon del t, k del v upon del t। चूंकि a is equal to a del v upon del t, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। यहाँ हम के जहाँ पर समानुपातिक नियतांक है m डेल v अपॉन डेल टी, डेल v अपॉन डेल टी अर्थात चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण a बराबर डेल v अपॉन डेल टी, इसकी जगह डेल v अपॉन डेल टी के स्थान पर हम रखेंगे a। F इज इक्वल टू के एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, चूंकि k इज इक्वल टू 1। k एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। k इस प्रकार की पद्धति का चयन करते हैं कि जहां पर k की वैल्यू 1 हो। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम अगर प्रथम नियम की सत्यता जांच करें तब हम देखेंगे कि F इज इक्वल टू ma यदि F बराबर 0 हो तो F बराबर 0 यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि बाह्य बल 0 है तो त्वरण 0 होगा, अर्थात वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे इन्हें स्वयं हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जड़त्व किसे कहते हैं? ब्राम और गति के जड़त्व को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 2, बल क्या है, इसके प्रभाव को बताइए। प्रश्न क्रमांक 3, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से सूत्र F बराबर ma को निगमित कीजिए। न्यूटन के गति के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया बल को समझाइए। धन्यवाद।